हेलो दोस्तों, स्टूडेंट मंथन के इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि दोस्तों आज मैं आप लोगों के बीच में एनसीईआरटी की बुक की जो हिस्ट्री है, हिस्ट्री सब्जेक्ट की मैं 8वां चैप्टर लेके आप लोगों के बीच में आया हूँ, जिस चैप्टर का नाम है वाइटल विलेजेस थ्रिवलिंग टाउन्स, मतलब खुशहाल गांव और समृद्ध नगर। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इस चैप्टर में हम लोग मेनली देखेंगे लोहे के औजार और खेती के बारे में। नगर में जो गतिविधियाँ होती थी, वो नगर एक गतिविधियों का केंद्र था, उसके बारे में जानेंगे कैसे एक केंद्र था। सिक्कों के बारे में जानेंगे और बहुत सी इंटरेस्टिंग चीज़ें इस चैप्टर में देखने के लिए मिलेगी। तो चलिए आइए हम लोग शुरू करते हैं आज का ये चैप्टर। ये हम लोग का 8वां चैप्टर है, खुशहाल गांव और समृद्ध शहर। तो ये देखिए एक छोटी सी स्टोरी, जैसा कि हमेशा हिस्ट्री के हर चैप्टर में एक छोटी सी स्टोरी दी होती है, यहाँ पे भी एक स्टोरी दी गई है। प्रभाकर के बारे में दिया गया है। प्रभाकर क्या है, लोहार जो काम कर रहे थे उस काम को देख रहा था। तो लोहार क्या होता है, जो भी काम करते हैं तो वो एक बेंच पे कोई भी बेचने वाले सामान जो होते हैं बेंच पे लगाते हैं। तो लोहार भी जो क्या किया था, बेंच पे कुल्हाड़ी, हंसिया और जो और भी कुछ लोहे के जो औजार थे उसे बेचने के लिए रखे थे। और दूसरी ओर क्या है, लोहार है तो वो भट्टी भी एक जला के रखा होगा, ठीक है, जिसमें औजार बनाने के लिए क्या है, जो लोहे की जो छड़ होती है ना, उसको गर्म करके उसको पीटा जा रहा था। वो प्रभाकर देख रहा था। प्रभाकर के लिए वो तो बच्चा था, उसे तो देखने में अच्छा लग रहा था और पहली बार उसने देखा होगा तो उसे और भी ये मज़ेदार लग रहा होगा। ठीक है, ये छोटी सी कहानी बताई गई लोहे के बारे में कि लोहार कैसे काम करते हैं। उनके पास एक लोहे की भट्टी होती है, उसमें लोहे को गर्म करते हैं, फिर उसे पीट के उनको अलग सा एक शेप दिया जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो आगे दिया गया यहाँ पे लोहे के औजार और खेती के बारे में। तो सबसे पहले यहाँ पे लोहे के बारे में दिया गया, लोहे के हिस्ट्री के बारे में दिया गया था कि इस समय जो लोहे का, आज की डेट में जो है लोहे का प्रयोग तो एक जनरल चीज़ है, सभी लोग लोहे की जो चीज़ें होती है, हर तरह की चीज़ होते हैं, यूज वाले चीज़ होते हैं, उसका यूज कर रहा है आज की डेट में हम लोग। तो आज की डेट में हमारे लिए तो ये इम्पोर्टेंट पार्ट बन गया है, लाइफ का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। ठीक है, तो हमारा जो इस महाद्वीप है, इस महाद्वीप में लोहे का जो आयरन का जो यूज होने लगा, सबसे पहले कब शुरू हुआ, आज से 3000 साल पहले शुरू हुआ था लोहे का यूज। ठीक है, तो इसमें क्या है, हम लोग को जो महापाषाण जो कब्र मिली थी, जो बड़े बड़े पत्थर वाले कब्र मिले थे ना, उसमें लोहे के औजार बड़ी संख्या में मिले थे, जो हम लोग क्लास 6 की चैप्टर 4 में ही पढ़े थे। ठीक है, तो करीब 2500 साल पहले आज से क्या लोहे के औजार के बढ़ते जो उपयोग है उसका हम लोग को क्या है, प्रमाण मिलता है, प्रूफ मिलता है, एविडेंस मिलता है। ठीक है, तो इसमें क्या जंगलों को साफ करने के लिए कुल्हाड़ियाँ और जुताई करने के लिए हल का जो फाल होता है ना, जो ज़मीन के अंदर जाके, खेतों के अंदर जाके ज़मीन को खोद के निकालता है, एक तरह से उसे फाल बोलते हैं। तो वो सब चीज़ें शामिल थी उस समय में। ठीक है, आज से 2500 साल पहले। ठीक है, फाल के इस्तेमाल करने से क्या होता है, उसकी खेत की जुताई होती है, जुताई करने से क्या होता है, उसकी उत्पादकता जो कि खेत की होती है वो बढ़ती है। ठीक है, और यहाँ पे आगे दिया गया है कि कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए उठाए गए एक अन्य कदम में क्या था, सिंचाई। तो अभी तक क्या था, समृद्ध गांव बनाने के लिए राजा और उसके जो राज्यों का जो है बने रहना मुश्किल था। ठीक है, क्यों, तो समृद्ध गांव जब तक नहीं होगा तो क्या है, गांव के लोग इधर उधर भाग जाएंगे, तो राज्य तो ऐसा रहेगा नहीं। तो समृद्ध गांव के बिना ना राजा रह पाएंगे, ना उसके राज्य मतलब रह पाएगा एज इट इज़। ठीक है, तो जिस तरह कृषि का जो डेवलपमेंट हुआ था, विकास हुआ था, नया नया औजार आया था, रोपाई जो हम लोग लास्ट चैप्टर में पढ़े, धान की रोपाई, ये सब महत्वपूर्ण कदम थे, वो तो पहले आ चुके थे। तो इस तरह सिंचाई भी एक उसमें क्या है, बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित हुआ। सिंचाई मतलब जो पानी हम लोग डालते हैं ना खेत में, जब हम लोग फसल उगाते हैं तो खेत में जो पानी डालते हैं उसको सिंचाई की तरह से बोलते हैं। ठीक है, इस सिंचाई के लिए क्या है, नहरें, कुएँ, तालाब और कृत्रिम जलाशय बनवाए गए उस समय। तो यहाँ पे जनरली मेनली बताया गया है कि राजाओं ने कृषि के विकास के लिए ये सब कदम उठाए। महत्वपूर्ण कदम में जो उठाए गए थे वो सिंचाई
सिंचाई के लिए जो कदम उठाए उसके लिए क्या किए, नहर बनवाए, कुएं, तालाब और कृत्रिम जलाशय बनाए उन लोगों ने, आर्टिफिशियल वाटर बॉडी जो उन लोगों ने बनाया है, ठीक है, ताकि गांव जो है खुशहाल बने रह सके, ठीक है। खुशहाल तभी होगा जब वहाँ पे खेती होता रहेगा कंटिन्यूस, वहाँ फसल होते रहेंगे, राजाओं को भी वहाँ से कर मिलता रहेगा, टैक्सेस मिलते रहेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे एक फिल इन द ब्लैंक्स दिया गया है भरने के लिए, यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसको कैसे भरा जा सकता है कि राजा को सेना, महल और किले बनवाने के लिए धन चाहिए, ठीक है, तो वो किसान से टैक्स लेते थे, ठीक है। तो कर अदा करने के लिए किसानों को उत्पादन जो है बढ़ाना था, ठीक है, बढ़ाना था। इसके लिए ये कैसे संभव हो सकता है, जो उत्पादन बढ़ाना जो पॉसिबल है कैसे होगा, तो सिंचाई से ही संभव हो सकता है, क्योंकि उससे पहले तो मतलब रोपण वाला और खेत जोतने वाला चीज़ तो आ गया था, नया कुछ आने के लिए डेवलपमेंट में तो सिंचाई था, जिससे आने से उत्पादकता जो है बढ़ेगी, ठीक है। ये सिंचाई से संभव था, तो राजा ने क्या किया, सिंचाई की योजना बनाई। यहाँ पे ये वाला पोर्शन आएगा, राजा ने सिंचाई की योजना बनाई और खर्च किया, ठीक है, ये वाला फिल इन द ब्लैंक्स यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। और क्या है, किसानों के लोगों के द्वारा जो है, किसानों के द्वारा क्या परिश्रम किया गया, ये छठे पॉइंट पे आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, कृषि की उत्पादकता बढ़ गया, राजस्व भी बढ़ा, ठीक है। और आगे क्या हो जाएगा, इससे किसान को भी क्या मिला, किसानों को भी लाभ मिला, क्योंकि अब उसकी उत्पादकता की अनिश्चितता घट गई। जो पहले ये डिपेंडेंट होते थे कि बारिश होगी तो ही फसल अच्छी होगी, अब तो ऐसा उस पर डिपेंडेंट नहीं रह गए, लोगों को सिंचाई के लिए नहर बन गई, ठीक है, कुएं हो गए, तालाब हो गए, ये सब चीज़ ऑप्शन आ गए, तो इनको अब ये नहीं रह गया कि उत्पादन होगा कि नहीं हुआ, ऐसा अनिश्चित नहीं रह गया कि, ठीक है। चले आगे बढ़ते हैं। गांव में कौन रहते थे उस समय, ठीक है। तो इस महाद्वीप के दक्षिण और उत्तर वाला जो हिस्सा था ना, उसमें अधिकांश गांव में कम से कम 3 तरह के जो होते थे लोग रहते थे, ठीक है। 3 तरह के लोग में कौन हो गया, जो एक हो गया, जैसे तमिल क्षेत्र में क्या बोलते थे बताता हूँ यहाँ पे। तमिल क्षेत्र में जो 3 तरह के लोग होते थे उसमें एक हो गया बड़े स्वामित्व वाले, जो भू स्वामित्व वाले लोग, जिसको वेल्लल्ला कहा जाता था, ठीक है। तो वेल्लल्ला किसको कहा जाता था, जिनके पास बहुत बड़ी मतलब भूमि उनका होगा, वो उतने बड़े भूमि का मालिक होगा, जो सबसे बड़े भूमि का मालिक होगा, उसे वेल्लल्ला तमिल वाले क्षेत्र में बोला जाता था। और जो जनरल होते थे, साधारण हल वाहक जो हल चलाते थे, उसको उनवार बोला जाता था, ठीक है। और भूमिहीन जो मजदूर होते थे उनको दास बोलते थे या कैडेसियार बोलते थे, ठीक है। और अधिमाई कहलाते थे, ठीक है। मतलब भूमिहीन मजदूर जो हो गया कैडिसियार बोलते थे, और दास को क्या बोलते थे, अधिमई बोला जाता था, ठीक है। ये तमिल वाले क्षेत्र में, ठीक है। अब देखिए देश के उत्तर वाले जो हिस्से थे उसमें क्या है, गांव का एक प्रधान व्यक्ति होता था जो ग्राम भोजक कहलाता था। उसका नाम क्या, मतलब उसे लोग ग्राम भोजक बोलते थे। तो ग्राम भोजक का जो पद होता था, अक्सर लोग एक ही मतलब परिवार के लोग पीढ़ी दर पीढ़ी बने रहते थे। मतलब कि यह जो पद था, यह जो कुर्सी थी ग्राम भोजक वाला, ये था आनुवंशिक था। मतलब ग्राम भोजक का बेटा ग्राम भोजक बनेगा, बेटा का बेटा, बेटा का बेटा, ऐसे ही ये पद पे चलता रहेगा। तो ग्राम भोजक के पद पे जनरली कौन होता था, तो जो बड़ा भूस्वामी होता था, जिसके पास बड़ा भूमि होता था, ठीक है, बहुत बड़ा ज़मीन जिसके पास होता था, वो ग्राम भोजक बनता था। साधारणतः जो है इसकी ज़मीन पर क्या होता था, बहुत सारे दास और मजदूर काम किया करते थे। और इसके अतिरिक्त क्या इनके पास, ये तो अपने एरिया में ग्राम भोजक है तो ये प्रभावशाली होंगे, तो राजा भी इसको जो टैक्स वसूलने का जो काम देते थे इन्हीं को देते थे, ठीक है। और जो ये ग्राम भोजक हैं, कभी ये न्यायाधीश का भी और कभी पुलिस का भी काम करते थे, ठीक है। तो ग्राम भोजक के अलावा क्या थे वहाँ पे, स्वतंत्र कृषक होते थे, जो इंडिपेंडेंट मतलब किसान थे वो होते थे, ठीक है, जिन्हें क्या बोला जाता है, गृहपति बोला जाता था, ठीक है। जो स्वतंत्र किसान होते थे, जो अपना खेती करते थे अपना, वो गृहपति कहलाते थे,
एक तो हो गया ग्राम सेवक, ग्राम भोजक। ग्राम भोजक में क्या होता था, उसमें दास लोग काम करते थे, मजदूर लोग काम करते थे। और ये इंडिपेंडेंट कृषक क्या होगा, इनका अपना ज़मीन होगा, इस ज़मीन में ये अपना खेती करेंगे, ठीक है। ये ज़्यादातर क्या होते थे, छोटे किसान ही होते थे, ठीक है। मतलब अपना करेंगे, अपना खाएंगे, बस ज़्यादा दुनियादारी से मतलब नहीं। तो इसके अलावा भी क्या था, ऐसे स्त्री पुरुष थे जिसके पास अपनी ज़मीन भी नहीं होती थी, भूमिहीन होते थे, ठीक है। इसमें दास कर्मकार आते थे, ठीक है। उन्हें दूसरी की ज़मीन पे काम करके अपना जीविका या जीवन यापन करना पड़ता था। तो अधिकांश जो गांव होते थे उसमें क्या, लोहार, कुम्हार, बढ़ई, बुनकर जैसे कुछ शिल्पकार भी होते थे, ठीक है। तो आगे एक टॉपिक दिया गया है, देखिए एक छोटी सी यहाँ पे आपको जानकारी के लिए दी गई है, प्राचीनतम तमिल रचनाएं। इसमें आपको संगम साहित्य के बारे में बताया गया है, ठीक है। तो तमिल की एक प्राचीनतम रचनाओं में से क्या है, रचनाओं को क्या बोलते हैं, संगम साहित्य कहते हैं, ठीक है। तमिल की जो प्राचीनतम मतलब सबसे पुरानी जो रचना है उसे संगम साहित्य बोलते हैं। इसकी रचना कब हुई थी, लगभग 2300 साल पहले की गई थी, ठीक है। और इसे संगम इसलिए कहा जाता था क्योंकि मदुरई आपको मैं नेक्स्ट मैप में दिखाता हूँ, ठीक है। मदुरई के जो कवि सम्मेलन जो होता था ना, तो उस कवि सम्मेलन में इनका ही संकलन किया जाता था, ठीक है। तो अलग अलग जो रचना होता था, तो कवि सम्मेलन अलग अलग कवि अपना अपना रचना लेकर आते थे, वहाँ पे इनका संकलन किया जाता था। गांव में रहने वाले जो गांव में रहने के क्या बोलते हैं यहाँ पे, गांव में रहने वालों के जिन तमिल नामों का उल्लेख आता है उसमें वो संगम साहित्य में ही पाया गया है, ठीक है। जो गांव का नाम इस उल्लेख में मिला है, तमिलों के नाम जो मिला है गांव वाला, वो संगम साहित्य में ही मिला है, ठीक है। आपको ये मदुरई दिखाता हूँ आगे के मैप में, कहाँ गया मैप, ये देखिए मदुरई, देखिए यहाँ पे आपका मदुरई है, ठीक है। यहाँ पे कवि सम्मेलन होता था, यहाँ पे कवि लोग अपनी रचनाएं लेके आती थी, ठीक है। और सभी रचनाओं का क्या होता था, संकलन होता था, ठीक है। जिन गांव में लोग रहते थे कुछ गांवों का उल्लेख मिलता था, वो उल्लेख कहाँ पे मिलता है, इस संगम साहित्य में ही मिलता है, ठीक है। आगे है नगर के बारे में बताया गया है कि कहानियाँ क्या बोलती है, और यात्रा विवरण जो होता है, लोग यात्रा करते थे तो कुछ कहानियाँ बताते हैं, मूर्ति कलाएँ और पुरातत्व के बारे में यहाँ पे बताया गया है आपको, ठीक है। तो जैसा कि आप लोगों ने जातक के बारे में सुना होगा, ठीक है। जातक कैसा कहानी था, जातक बौद्ध भिक्षुओं ने इनका संकलन किया था जातक का, ठीक है। और ये उस समय जातक क्या था, इसकी कहानी लोग उस समय सुनते थे, ये वो कहानियाँ प्रचलित थी उस समय में, ठीक है, जातक की कहानियाँ। तो यहाँ पे एक जातक की कहानियाँ दिया गया है, आपको नेक्स्ट स्लाइड में दिखाया गया है। इसमें बताया गया है कि एक जो गरीब आदमी होता है, जिसके पास पैसा नहीं होता है, निर्धन, किस तरह धीरे धीरे धनी बन जाता है, उसके बारे में बताया गया है। कैसे लोग अपना माइंड का यूज करते हैं उसके बारे में बताया गया है। इसमें बोलता है कि एक शहर में एक गरीब लड़का रहता था, उसके पास क्या है, मरे चूहे के अलावा कुछ नहीं था, मतलब उसके पास सिर्फ एक मरा हुआ चूहा था, कहीं से मिला होगा, ठीक है। तो उसने देखिए यहाँ से कैसे धनवान बना बताते हैं, ठीक है। तो उसके पास तो एक मरा चूहा था, उसने क्या किया, उस मरे चूहा को एक सिक्का में एक होटल वाले को बेच दिया। इसलिए होटल वाले ने अपने बिल्ली के लिए इसे खरीद लिया एक सिक्के में, ठीक है। तो फिर इसके पास तो एक सिक्का हो गया, ठीक है। फिर अगले दिन क्या होता है, एक दिन बहुत जोर का आंधी तूफान आता है, उसमें क्या होता है, राजा के जो बाग बगीचा होता है उसकी टहनी जो है, बाग बगीचा जो होता है टूटी हुई टहनी और पत्तों से भर जाता है। आंधी तूफान आया तो पत्ते तो टूटेंगे, टहनी भी टूटेंगे, उससे क्या हुआ, राजा का बाग बगीचा भर गया है, ठीक है। तो इसका जो माली है उसको तो परेशानी हो गया, अरे यार इतना साफ़ करना पड़ेगा, इतना गंदा हो गया। तो युवक ने क्या किया, जो लड़का था ये माली से मिला और बोला उसको कि अगर वो माली उस लड़के को सारा लकड़ी और पत्ता दे देगा तो पूरा बगीचा की सफाई कर देगा, ठीक है। तो माली मान गया। माली तो जानते हो ना, कोई भी एक्स्ट्रा काम आता है तो सोचता है कैसे निपट जाए, बढ़िया है। माली मान गया, ठीक है तो पत्ता और लकड़ी ले जा, लेकिन सफाई कर दे। तो लड़का होशियार था, लड़के ने क्या किया, जो आसपास जो लड़के खेल रहे थे ना, कुछ बच्चे खेल रहे थे वहाँ पे,
ठीक है। तो उन बच्चे को बुला लिया और जमा कर लिया, बच्चे को बुलाया कि आओ तुम लोग को क्या है, एक टहनी और पत्ते के बदले उन लोगों को एक एक मिठाई मिलेगी। ये उनको बच्चे को लोभ दे दिया कि तुम लोग एक एक टहनी और पत्ता उठाएगा तो सबको क्या देंगे, मिठाई देंगे, एक एक मिठाई देंगे। तो बच्चे होते हैं, उसने बच्चे लोग मान गए और फटाफट क्या क्या एक एक तिनका चुन के गेट के पास इकट्ठा लोग कर दिए बच्चे ने, ठीक है। तो उसी समय क्या हो, लड़के को बच्चे को तो मिठाई उठाई सब दे के निपटा दिए होंगे। उसी समय राजा का जो कुम्हार होता था ना, वो बर्तन पकाने के लिए अपनी लकड़ी या ईंधन की तलाश कर रहा था, जलाने के लिए जलावन का जुगाड़ कर रहा था, ठीक है। तो युवक ने, जो लड़का था जिसने जमा करवाया था लकड़ी और पत्ते, उसने क्या किया, उस कुम्हार को सब बेच दिया, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, लड़के के पास कुछ और पैसे आ गए। अब तो इसके पास कुछ पैसा हो गया, पहले वाला एक सिक्का था, ठीक है, इसमें से कुछ पैसा उसने मिठाई में खर्च किए होंगे, ठीक है। अब लड़के ने एक प्लानिंग किया, ठीक है, और उसने क्या किया, एक दिन एक बड़ा सा बर्तन में पानी भर लिया और नगर के द्वार पे जाके खड़ा हो गया। और वहाँ जो घास काटने वाले लोग होते थे ना, उन लोगों को 500 लोगों को जो है उन्होंने पानी पिलाया, लगभग 500 लोगों को पानी पिलाया, ठीक है। तो इससे खुश होके जो घास काटने वाले होते हैं, तो उसने बताया कि तुमने तो अच्छा हमारे लिए काम किया, हम तुम्हारे लिए क्या कर सकते हैं बताओ, घास वाले ने पूछा लड़का को। तो लड़का ने कहा कि यह मैं आपको कब बताऊंगा, जब मुझे आपकी सहायता की ज़रूरत होगी तब मैं बताऊंगा, ऐसा कह के उसने चला गया वहाँ से पानी पिलाने के बाद, ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है, उसके बाद उसका एक दोस्त होता है, बिजनेसमैन या व्यापारी होता था, उससे एक दोस्ती थी, ठीक है। तो व्यापारी ने उसको बताया था कि कल एक घोड़े का व्यापारी जो है 500 घोड़ों के साथ शहर में आ रहा है घोड़े बेचने के लिए, ठीक है। तो लड़का ने दिमाग लगाया, घोड़े बेचने आ रहा है तो मतलब घोड़ा तो घास खाएगा और घोड़े वाले घास लेके आएगा नहीं, लोकल में ही घास कहीं ना कहीं ढूंढेगा। तो उसने अब क्या दिमाग लगाया, उसने दिमाग लगाया, क्या किया, उसने जो घास जो काटने वाला जिसको इन लोगों ने पानी पिलाया था, इस लड़के ने, उसके पास गया और उसने बोला कि तुम सब लोग एक एक घास का जो गट्ठर है ना, पोटली है, जो मुझे दे दो और अपनी घास क्या है तब तक मत बेचो जब तक मेरी घास बिक ना जाए, ठीक है। तो घास वाले ने मान गया और घास वाले ने इन्हें क्या किया, एक एक गट्ठर दे दिया। तो 500 घास वाले ने एक एक गट्ठर दिया, तो इसके पास 500 घास के गट्ठर हो गए, ठीक है। अब जब घोड़े के व्यापारी को कहीं घास नहीं मिला तो उसने क्या किया, इस युवक से ही 1000 सिक्के में घास खरीदी। मतलब इसके पास, अब बताओ कितने पैसे हो गए, इसके पास सिर्फ मरे हुए चूहे थे, आज की डेट में इसके पास 1000 सिक्के हो गए, ठीक है। इस तरह लड़के के पास कैसे वो निर्धन से अमीर कैसे बना, धन वो कैसे हो गया उसके पास, देखो यही बिजनेस माइंडेड इसी को बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे और चलते हैं, स्टोरी ख़त्म हो गया, आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पे बताया जा रहा है कि प्राचीन नगर के जीवन के बारे में हम लोग क्या है, बहुत सारे जो है सोर्सों से पता चलता है। शहरों, गांव या फिर जंगल के जीवन से जुड़ी घटनाओं को जो क्या होता है, मूर्ति कलात्मक ढंग से उखेड़ते थे या मतलब उसमें एक्सपोज करते थे कैसे में, पत्थर में खुदाई करके उसको दिखाया जाता था। और इन मूर्तियों को कहाँ पे रखा जाता था, इन मूर्तियों को ऐसी इमारतों की रेलिंग या खंभों या प्रवेश द्वार पे सजाया जाता था जहाँ पे लोग आते जाते थे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, सजाने के लिए काम आता था, ठीक है। तो आगे क्या यहाँ दिया गया है, ये देखिए, ये दिल्ली में एक मिला जो है वलय कूप, मतलब एक तरह का कुआं बोल सकते हैं इसको। वलय कूप मतलब एनुअल वेल बोल सकते हैं इसको। एनुअल वलय मतलब एनुअल जो होता है, कूप बोले तो कुआं, एनुअल कुआं एक तरह का मिला इसको, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि हड़प्पा की जल निकाय व्यवस्था से यह कैसे भिन्न है, क्वेश्चन बनवाया है, ठीक है। आगे एक और पिक्चर आपको दिखाया गया है, देखिए ये फोटो दिखाया गया। ये फोटो किसका है, ये फोटो जो है, पिक्चर जो है सांची की एक मूर्ति कला का है, ठीक है। यह मध्य प्रदेश में एक सांची का स्तूप है, वहाँ का मूर्ति कला का एक नमूना है। इसमें एक शहर का एक दृश्य दिखाया गया है जो हम लोग आगे वाले चैप्टर में पढ़ाएंगे, ठीक है। देखिए इन सब दीवारों कैसे बनी हुई है, आई होप सो कि ये पत्थरों की बनी हुई है।
ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए हम लोग लास्ट चैप्टर में क्या है, बहुत सारे शहर हो गए, जनपद, महाजनपद के बारे में, उनके राजधानी के बारे में पढ़ा था। ठीक है, तो उसमें से क्या होता था, बहुत सारे जो जनपद, महाजनपद शहर होते थे पर गेटों से घिरे होते थे, मतलब दीवारों से या किसी बाउंड्री से घिरे होते थे। ठीक है, जो लास्ट चैप्टर हम लोग ने, मतलब लास्ट पिक्चर जो हम लोग ने देखा था कि वो एक वलय कूप था, मतलब एनुलर जो था अपना जो कुआं था। ठीक है, तो अनेक शहर में ऐसा जो है वलय कूप मिला था। ठीक है, जैसा हम लोग ने चित्र में देखा था, ये वलय कूप जो है गुसल खाने, मतलब नहाने वाले जो स्थान होता है, बाथरूम होता है, वहाँ पे या नाली या कूड़ेदान के लिए ये क्या होता था, यूज होता था। ठीक है, और ये जो वलय कूप होते थे नॉर्मली लोगों के घर में होते थे। ये रहा वलय कूप, ये गमला बोल सकते हैं इसको एक तरह से। ठीक है, देखिए बाजारों, मोहल्ला और आम घर के जो अवशेष हुए हम लोग को आज के टाइम में, उस समय के जो अवशेष थे अभी बहुत ही कम मिले हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, उसमें जो घर बने होंगे या तो लकड़ी के घर बने होंगे, मिट्टी या कच्ची ईंटों का जो घर बना होगा, छप्पड़ के घर बने होंगे, इसलिए वो सब क्या है जो ज़्यादा टिक नहीं पाया और हम लोगों को अभी उसके अवशेष कुछ मिले नहीं। ठीक है, भविष्य में कुछ मिल सकता है, देखिए खोज किया जा सकता है। तो प्राचीन शहर के बारे में, वहाँ जो भी नाविक जो सेलर थे वो लोग गए और यात्री जो गए तो उसके उन लोग जो विवरण बताए थे, जो डिस्क्रिप्शन किए उसके, वहाँ से पता चलता है। ठीक है, ऐसा ही एक जो विस्तृत जो जानकारी मिलती है, एक अज्ञात यूनानी नाविक था, मतलब अज्ञात मतलब उसका नाम नहीं पता है, तो वो जिन जिन पत्तनों पर वह गया, पत्तन मतलब वो पोर्ट पे गया, पोर्ट होता है ना बंदरगाह एक तरह से, जिन जिन पत्तनों पे गया उन सब के बारे में उसने क्या अच्छा लिखा है। ठीक है, देखिए ये बोलता है एक भरूच ढूंढने के लिए। ठीक है, इसके बारे में, और अब उसके द्वारा दिए गए विवरण को पढ़ो। तो भरूच देखते हैं मैप में कहाँ है, देखिए भरूच आपका गुजरात के आसपास होगा। देखिए ये रहा भरूच। ठीक है, उसका विवरण के बारे में बोलना पढ़ने के लिए, भरूच का विवरण तो हो गया एक तरह से। भरूच आपका एक गुजरात का एक जगह है। ठीक है, यहाँ पे देखिए सिक्का के बारे में बताया गया, आहत सिक्के। आहत सिक्के जो होते हैं वो जनरली क्या होते थे, आयताकार होता था, और कभी कभी ये वर्गाकार, मतलब रेक्टेंगुलर भी होते थे, और कहीं कहीं ये क्या होता था, गोलाकार भी होता था। ठीक है, कहीं कहीं ये वर्गाकार भी होता था। ठीक है, रेक्टेंगुलर हो गया, स्क्वायर में भी हो गया, और राउंड शेप में भी होते थे। ठीक है, तो इसको कैसे बनाते थे, या तो धातु की चादर को काट कर, या जो मेटल का जो सीट है उसको काट कर, या धातु के चपटे करके गोलिकाओं में बनाया जाता था इसको। ठीक है, तो इस सिक्कों पे कुछ ना कुछ लिखा होता था। ठीक है, देखिए नहीं, यहाँ क्या दिया हुआ, इन सिक्कों पर कुछ लिखा हुआ नहीं होता था, बल्कि इन पर कुछ चिन्ह या ठप्पे बनाए जाते थे, स्टाम्प बनाया जाता था। ठीक है, इसलिए ये आहत सिक्का कहलाता है। ठीक है, आहत सिक्का मतलब स्टाम्प करके जो चिन्ह बनाते हैं ना, उस तरह को ठोक के इम्पैक्ट लोड मार के उसको बनाते थे। ठीक है, ये सिक्का जो है उपमहाद्वीप में लगभग अधिकांश हिस्सों में ये पाए जाते हैं। ठीक है, और ईसा की आरंभिक सदियों तक इसका प्रचलन चलता रहा, यहाँ पे सिक्के चलते रहे। ठीक है, देखिए यहाँ बता रहा है कि सिक्कों के आधार पर संपत्ति का मूल्यांकन किया जाता था। जिसके पास ज़्यादा सिक्का रहेगा वो उतना उसके पास संपत्ति होगा। ठीक है, जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं, पुरातत्वविद हैं, उनको क्या है, इस युग का हजारों सिक्के मिले। ठीक है, सबसे पुराना आहत सिक्के थे जो करीब 500 साल चले। ठीक है, और इसका जो चित्र है जो नीचे दिया गया है, और ये चांदी या तांबे के सिक्के पर विभिन्न आकृतियों को आहत कर बनाया गया था। आहत मतलब वो स्टाम्पिंग करके, कि देखिए ये मान लीजिए एक सीट है, इस पर क्या है, कुछ सिंबल होंगे, और उसको ठोक के दबा के ठोके होंगे, जिससे स्टाम्प दाग बन गया होगा, ये ऐसे करके। ठीक है, और इन्हीं आहत सिक्के बोला इसको, कि उसमें कुछ चिन्ह उखाड़ा जाता था। ठीक है, तो देखिए विनिमय के अन्य जो क्या क्या साधन थे, विनिमय मतलब जो हो गया आदान प्रदान वाला, उसमें क्या क्या साधन थे।
तो संगन साहित्य में एक छोटी सी कविता मिली है जिसमें बोला गया है कि खेतों के सफ़ेद धान गाड़ियों पर लदे जा रहे हैं नमक के लिए, लंबे लंबे रास्ते चांदनी सी सफ़ेद रेत पे परिवार को समेटे कहीं पीछे छूट न जाए। शहरों से नमक के सौदागरों के यूं चले जाने से सिर्फ सन्नाटा रह जाता है। समुद्र के किनारे नमक का बहुत बड़ा उत्पादन उस समय होता था। ठीक है, तो व्यापारी किस चीज़ से इसका विनियमन करते थे, मतलब विनिमय करते थे, मतलब क्या, वो एक्सचेंज करते थे एक तरह से, कुछ दिए इसके बदले कुछ लिए। जैसे कि इधर से धान गया, उधर से नमक लेके आए हुए लोग। ठीक है, तो मतलब नमक का आदान, मतलब धान का आदान प्रदान हुआ तो नमक मिला उससे, इस तरह। ठीक है, तो आगे यहाँ पे बताया गया है कि नगर के बारे में, जो कि नगर जो बहुत सारे गतिविधियाँ, एक्टिविटी का वो सेंटर बना हुआ था, केंद्र बना हुआ था, वो कैसे बना वो ये बताते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो अक्सर कई कारणों से क्या होता था, नगर जो है महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट हो जाते थे। एक जैसे उदाहरण के लिए एक मथुरा का उदाहरण दे रहा है। मथुरा कहाँ है, मैप में देखिए, मथुरा आपका यूपी में पड़ेगा। ये देखिए यूपी वाला एरिया, ये रहा आपका मथुरा। ठीक है, मथुरा के बारे में यहाँ पे बताया गया है। तो यह जो मथुरा शहर नगर है, ये बताया गया है, ये 2500 साल से भी ज़्यादा समय के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट नगर रहा। क्यों रहा होगा, तो इसके बारे में जानते थे, क्योंकि यह जो है यातायात के लिए, मतलब इधर उधर जाने के लिए, ट्रेवलिंग के लिए जो था, ठीक है, उसके लिए हो गया। और आगे आपको बताते हैं। और व्यापार के लिए दो मुख्य रास्तों पर ये क्या था, स्थित था। ठीक है, मतलब दो जगहों के लिए इंटरकनेक्टर का काम करता था। इसमें एक रास्ता जो था, कहाँ जाता था, उत्तर पश्चिम से पूर्व की ओर जाता था, दूसरा था उत्तर से दक्षिण की ओर जाता था ये। ठीक है, दो रास्ता था, एक उत्तर से पश्चिम की ओर, एक उत्तर से दक्षिण की ओर, मतलब दो डायरेक्शन में। ठीक है, ये मतलब दो जगहों को जोड़ता था, मतलब एक रास्ता बना हुआ था, यहाँ से दोनों तरफ जा सकते थे। ठीक है, और इस शहर का जो चारों तरफ था किलेबंदी किया हुआ था। इसमें अनेक सारा जो है मंदिर बना हुआ था। आसपास का जो किसान है, पशुपालक जो है, शहर में रहने वाले लोगों के लिए क्या है, भोजन जुटाते थे। ठीक है, तो शहर में तो खेती होगा नहीं ना, गांव में जो खेती होगा वो शहर वालों के लिए किसान लोग देंगे। तो मथुरा जो है बेहतरीन मूर्तियों बनाने का एक जो है केंद्र हुआ करता था, सेंटर होता था। ठीक है, लगभग 2000 साल पहले मथुरा जो है किसानों के लिए, नहीं किसान नहीं, कुषाण एक वंश था, उसके बारे में आगे पढ़ेंगे। ठीक है, कुषाणों की दूसरी राजधानी बनी। लगभग 2000 साल पहले मथुरा जो है कुषाण एक वंश था, उसके लिए दूसरी राजधानी बनी। मथुरा जो है एक धार्मिक केंद्र भी था, वो भगवान कृष्ण के लिए मथुरा जाना जाता है। ठीक है, यहाँ पे बौद्ध विहार और जैन मंदिर भी है। ठीक है, यह कृष्ण भक्ति का एक महत्वपूर्ण केंद्र था, पहले भी था, आज भी है। ठीक है, और आगे दिया गया है कि मथुरा में जो प्रस्तुत खंड, जो टुकड़े मिले हैं कुछ, या मूर्ति पे क्या है, अनेक अभिलेख मिले हैं, मतलब कुछ लिखा हुआ मिला, उस पर कुछ पत्थर पे लिखा हुआ है। ठीक है, और आमतौर पे यह क्या है, संक्षिप्त छोटा छोटा अभिलेख है, जो स्त्री पुरुष और मठ मंदिर के दिए जाने वाले, जो उसमें दान होता था ना, उसको वहाँ पे लिखा गया था, मतलब पत्थर पे लिखा गया था कौन कितना दान दिया। ज़्यादा दान देने वाले का नाम लिखते हैं ना, आज की डेट में भी तो मंदिर में लिखते हैं कहीं कहीं पे, तो वो सब लिखा हुआ था। तो जनरली क्या होता था, शहर के जो राजा रानी थे, अधिकारी थे, उसमें जो व्यापारी थे, बिजनेसमैन थे, शिल्पकार थे, इस प्रकार के दान दिया कर, जिसके पास पैसा होगा वही दान देगा ना, तो उसमें जो ये लोग थे वही लोग दान दिया करते थे। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के लिए देखें तो मथुरा के अभिलेख में सुनार हो गया, लोहार, बुनकर, टोकरी बुनने वाले, माला बनाने वाले, रीत बनाने का भी उल्लेख मिलता है। ठीक है, और चलिए आगे देखते हैं। शिल्प और शिल्पकार के बारे में यहाँ पे बताया गया है, तो चलिए देखते हैं। देखिए पुरास्थल जो साइट्स होते हैं, जो साइट मिले थे जहाँ पे पुराने चीज़ें मिलती है, उसको साइट्स बोलते हैं। तो पुरास्थल जो होता है, वहाँ से क्या है, पुरास्थल से शिल्प का जो बहुत सारा सैंपल मिला, नमूना मिला। ठीक है, इसमें मिट्टी के बहुत सी जो पतले पतले बर्तन मिले हैं। ठीक है, और जो कि सुंदर होते थे,
उसमें काली जो मतलब जिसे उत्तरी काली चमकीले पात्र या बर्तन बोला जाता है, ठीक है, क्योंकि ये ज़्यादातर उपमहाद्वीपीय के उत्तरी भाग में मिलते थे, ठीक है। तो ये भी चीज़ यहाँ बोल रहा है कि अन्य दूसरे शिल्पकारों के अवशेष नहीं बचे होंगे, इसलिए भी हो सकता है ये मिला होएगा, ठीक है। तो जैसे कि विभिन्न ग्रंथों से हम लोग को मालूम ये चलता है कि कपड़ों का उत्पादन जो है बहुत इम्पोर्टेंट था। उत्तर में जो वाराणसी हो गया और दक्षिण में मदुरई इसके लिए प्रसिद्ध केंद्र था। किसके लिए? कपड़े उत्पादन का एक बहुत महत्वपूर्ण केंद्र था। यहाँ पे जो लेडीज और जेंट्स जो होते थे दोनों काम करते थे। अनेक शिल्पकार और व्यापारी अपने अपने संघ बनाने लगे थे, ठीक है। संघ को क्या बोलते थे? उन लोग श्रेणी बोलते थे संघ को, ठीक है। शिल्पकारों की श्रेणी का काम क्या होता था? शिल्पकारों की श्रेणियों का काम होता था प्रशिक्षण देना, ट्रेनिंग देना, कच्चा माल अरेंजमेंट करना, उपलब्ध कराना उसको, ठीक है, और तैयार माल को इधर उधर बेचना। जो श्रेणी बनाते थे, संघ बनाया तो उसका काम था वो करना। जबकि व्यापारी की श्रेणी का काम क्या था? व्यापार का संचालन करना, ठीक है। श्रेणियां जो है बैंक के रूप में भी काम करती थी, जहाँ लोगों के पास पैसे जमा रहते थे। इस धन का निवेश लाभ के लिए किया जाता था। इसे लाभ का कुछ हिस्सा जमा करने वालों को लौटा दिया जाता था, या फिर मठ या मंदिर आदि जो धार्मिक स्थान होते थे वहाँ पे दान दिया जाता था। देखिए ये जो साइड से जो मिली थी उत्तरी काले चमकीले पत्थर, इसको इंग्लिश में नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर बोलते थे उसको, ठीक है, पात्र। ये क्या होता है इसके बारे में बताया गया। यह है क्या? कठोर जो चक्की से बना हुआ धातु की तरह दिखने वाले जो है धातु की तरह दिखने वाले थे, और चमकदार मतलब पॉलिश्ड किया हुआ काली सतह वाले एक बर्तन थे, पात्र थे, ठीक है। इसे बनाने के लिए कुम्हार क्या करते थे? मिट्टी के बर्तनों को भट्ठों पर उच्च तापमान पे हाई टेम्परेचर पर रख के इसको पकाते थे, ठीक है। जिसके बाद क्या होता था? बर्तन का जो बाहरी जो लेयर होता था वो काली हो जाती थी, ठीक है, और इस पर एक पतली जो काली लेप भी लगाया जाता था, जो इस बर्तन को शीशे जैसे चमकने के लिए काम आता था, चमका देता था। वैसे ही जो काली लेयर लगाता था तो चमकता था। याद रहे, सब मिट्टी के बर्तन थे, ठीक है, वो दिखता था मेटल के जैसा, ठीक है। और आगे यहाँ पे एक चीज़ बताया गया है कि सूत काटने और बुनने के नियम के बारे में कुछ बताया गया है। तो चलिए फटाफट देख लेते हैं इसे भी, क्यों छोड़े, जब सीखने और देखने के लिए मिला है। तो ये जो नियम है कहाँ से लिया गया है? ये अर्थशास्त्र जो है वहाँ से लिया गया है, जिसे कौटिल्य ने लिखा था, ठीक है। तो इसमें यह बताया गया है कि किस प्रकार एक विशेष जो अधिकारी होता था, पदाधिकारी होता था, उसकी देखरेख में कारखानों में सूत का कताई और बुनाई किया जाता था, ठीक है। उसमें क्या होता था? ऊन हो गया, पेड़ की छाल हो गया, कपास, पटुआ और सन को तैयार करने के काम में क्या होता था? किसको लगाते थे? विधवाओं को लगाते थे। उसमें सक्षम अक्षम महिलाओं जो होती थी, जो ट्रेंड होती थी, एक्सपर्ट होती थी, उन महिलाओं को भी लगाते थे। जो भिक्षुनी जो भीख मांगते थे उन लोगों को भी लगाए जाते थे। वृद्ध वेश्याओं को लगाए जाते थे काम में। राजा की अवकाश प्राप्त जो रिटायर्ड जो दासियां होती थी उन लोगों को भी लगाया जाता था इस काम में। सेविकाओं और अवकाश प्राप्त देवदासियों को भी काम में लगाया जाता था, ठीक है। किस लिए? तो ये सब चीज़ तैयार करने के लिए, ऊन, पेड़ों की छाल, कपास, पटुआ और सन को तैयार करने के लिए, ठीक है। तो इस काम की गुणवत्ता के अनुसार क्या होता था? इन लोगों को पैसे मिलते थे, पारिश्रमिक देना होता था इन लोगों को। जो जैसा काम किया क्वालिटी के अनुसार, जो क्वालिटी काम किया, ठीक है। जिन महिलाओं को बाहर निकलने की अनुमति नहीं थी वो अपनी दासियों को भेजकर कच्चे माल मंगवा लेती थी, ठीक है, और फिर तैयार माल उन्हें भिजवा सकती थी, ठीक है। वे औरतें जो कारखाने तक जा सकती थी उसे अपना कच्चा माल कारखाने तक ले जाना पड़ता था, ठीक है, जहां उन्हें ये पैसे मिलते थे, ठीक है। इस समय जो है माल को अच्छी तरह जांचने के लिए क्या होती थी? रोशनी रहती थी। अगर जो निरीक्षक जो होता था, जांच करने वाला होता था, उस औरत की तरफ देखता है और इधर उधर की बातें करता है, तो उसे क्या मिलता था? उस समय
सज़ा मिलनी चाहिए, ठीक है, उसमें सज़ा मिलती थी, ठीक है। अगर औरत ने अपना पूरा काम नहीं किया तो उसे जुर्माना भी देना पड़ता था। इसके लिए उनका अंगूठा भी काट दिया जा सकता था, ऐसा नियम था, ठीक है। ये सब नियम थे कुछ, ठीक है। यहाँ पे एक सूक्ष्म ऑब्जर्वेशन जो किया गया, माइक्रो ऑब्जर्वेशन बोलते हैं, सूक्ष्म निरीक्षण जो किया गया है अरिका मेडू का किया गया है, ठीक है। यहाँ पे बताया गया कि मैप में अरिका मेडू देखने के लिए बोल रहा है पांडुचेरी। देखिए पुडुचेरी आपको कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा, चेन्नई के आसपास मिलना चाहिए। पुडुचेरी कहाँ चला गया, ये रहा पुडुचेरी। चलिए नहीं मिल रहा, वो जगह का क्या नाम था, ये देखिए अरिका मेडू, यही पुडुचेरी में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बताया गया इसके बारे में, तो बताया गया है कि लगभग 2200 साल से 1900 साल पहले, लगभग आज से जो 2200 साल पहले या 1900 साल के बीच का जो टाइम पीरियड है, क्या है, अरिका मेडू एक पतन था, एक पोर्ट था, ठीक है। यहाँ पे दूर दूर से आए जहाज़ों का सामान उतारे जाते थे। पोर्ट क्या होता था, आज की डेट में भी पोर्ट है, वहाँ पे क्या होते हैं, जहाज़, जो पानी के जहाज़ आते थे वो माल लोड करेंगे, अनलोड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दूर दूर से जहाज़ जो है सामान लेके आते थे और यहाँ पे उतारा जाता था। और यहाँ क्या ईंट से बना एक ढांचा मिला है, जो क्या हो, जनरली क्या हो सकता था, स्टोर रूम होगा, गोडाउन होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या भूमध्य सागरीय जो क्षेत्र है, क्षेत्र का एक एम्फोरा जैसा जो है पात्र मिला है, बर्तन मिला है, ठीक है। इसमें शराब या तेल जैसे तरल पदार्थ रखे जा सकते थे, ठीक है। इसके दोनों तरफ को पकड़ने के लिए हत्थे लगे हुए थे, हैंडल लगे हुए थे, जिसको कि टांग सकता था, पकड़ सकता था। और साथ ही क्या इसमें था, एरेटाइन जैसे मुहर लगे लाल चमकदार बर्तन भी मिले थे, उसमें मुहर लगे थे, जिन्हें इटली के शहर के नाम पे एरेटाइन पात्र के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और इसमें क्या है, मुहर पर लगे सांचे पर गीली चिकनी मिट्टी को दबाकर बनाया जाता था। वो स्टाम्प तो जैसा होता था ना, कभी देखे हो डाकघर वाले कैसे सील करते हैं, स्टाम्प लगाते हैं, कुछ एक मोम जैसा होता है, उस पर लोग ठप्पा मारते हैं, एक सील का काम करता है वो। देखिए इसमें बोलता है कुछ ऐसे बर्तन मिला जिसमें क्या डिजाइन तो रोम का था, परंतु वो यहीं पे बनाया गया था। यहाँ रोमन लैंप के शीशे के बर्तन और रत्न भी मिले, यहाँ पे, कहाँ पे, अरिका मेडू में। और साथ ही छोटे छोटे कुंड मिले हैं, जो संभवतः किस लिए काम आते होंगे, कपड़े की रंगाई के लिए हो सकते हैं, होंगे, उसके लिए यूज करते होंगे। और यहाँ पे शीशे और अर्ध मूल्यवान पत्थर जो मनके होते थे बनाने के लिए, जो पर्याप्त जो है कुछ वहाँ पे एविडेंस मिले, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या है, बताया गया है, जो देखिए अभिलेखित मतलब मिट्टी के बर्तन पे कुछ लिखा हुआ मिला है। इन बर्तन पे क्या ब्राह्मी लिपि में जो है कुछ लिखा हुआ अभिलेख मिला है। प्रारंभ में तमिल भाषा के लिए इसी लिपि का यूज किया जाता था, इसलिए इन्हें तमिल ब्राह्मी लिपि या तमिल ब्राह्मी अभिलेख भी कहा जाता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आपको रोम के बारे में कुछ बताया गया है कि रोम जो है यूरोप के सबसे पुराने शहरों में क्या है, एक था, एक रोम एक शहर है पुराने शहरों में, यूरोप का ओल्डेस्ट सिटी में से एक है। तो इसका जो विकास कब हुआ, इसका डेवलपमेंट तभी हुआ जब गंगा के मैदान के पास जो है शहर बस रहे थे इंडिया में, हमारे इस उपमहाद्वीप में, ठीक है। तो रोम एक बहुत बड़े साम्राज्य की राजधानी हुआ करता था, ठीक है। यह यूरोप, उत्तर अफ्रीका और पश्चिम एशिया तक फैला हुआ था इसका जो साम्राज्य था। और इसका सबसे महत्वपूर्ण शासकों में एक ऑगस्टर ने करीब क्या है 2000 साल पहले शासन किया था, ऑगस्टर था, ठीक है। उसने क्या कहा था कि रोम जो है ईंटों का शहर था, जिसे मैंने संगमरमर का बनवाया। ऑगस्टर और उसके बाद के जितने भी शासक थे उसने कई मंदिर और महल भी बनाए थे। ऑगस्टर ने बड़े बड़े रंगमंडल भी बनवाए, ठीक है। क्या बोलते हैं उसको, एम्फी थिएटर भी बनवाया, ठीक है। और इसके चारों तरफ दर्शक को बैठने के लिए क्या है, सीढ़ीनुमा जो
जैसे स्टेडियम में जैसे स्टेप बाय स्टेप बनाते हैं ना, उसी जगह बनवाए। ठीक है, तो यहाँ लोग क्या विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम देखने आते थे। कहाँ पे? ये जो बड़े बड़े रंग मंडल बनाए गए थे, एम्फी थिएटर बनाए थे। ठीक है, उन्होंने क्या है बहुत सारे स्नानागार भी बनवाए, जहाँ पे स्त्री और पुरुषों के लिए क्या है अलग अलग समय क्या था निर्धारित था कि इस टाइम में स्त्री आएंगे नहाने के लिए, इस टाइम में पुरुष आएंगे। वहाँ लोग एक दूसरे से मिलते थे और आराम करते थे। ठीक है, बड़े बड़े जो जलवाही सेतु होते थे, एक्वाडक्ट जिसे बोलते हैं, के जरिए क्या होता था, शहर के स्नानोगार, फव्वारों और गुसलखानों के लिए पानी लाया जाता था। ठीक है, तो चलिए ये चैप्टर ख़त्म होता है, तो इसमें कुछ हम लोग क्वेश्चंस देख लेते हैं इस चैप्टर के। देखिए, तमिल में बड़े भूस्वामी क्या बोलते थे? विल्लल्ला बोलते थे ना। तो ग्राम भोजाओं को ज़मीन पर प्राय कौन खेती करते थे? दास और मजदूर खेती करते थे। तमिल में हलवाहे को क्या बोलते थे? कुछ नाम है उसका, देख लीजिएगा, बताया मैंने। अधिकांश गृहपति क्या होते थे? वो गृहपति छोटे भूस्वामी होते थे, अपना मालिक होते थे, अपना स्वतंत्र होते थे वो लोग, स्वतंत्र भूस्वामी उसको बोलेंगे। ग्राम भोजक का काम बताओ। ग्राम भोजक के पास क्या होता था? उसके पास ज़मीन बहुत होती थी, वो ग्राम का हेड होता था, उसके पास बहुत सारी ज़मीन होते थे, उस पर दास लोग काम करते थे, मजदूर लोग काम करते थे। ठीक है, वो शक्तिशाली इसलिए था कि राजा राजा उसे ही काम दिया करते थे, वो टैक्स वसूलने के लिए। कभी कभी जो ग्राम भोजक होते थे वो न्यायाधीश का भी काम करते थे, कभी कभी पुलिस का भी काम करते थे। गांव और शहर दोनों में रहने वाले शिल्पकारों की सूची बनाओ। ठीक है, बना सकते हैं आराम से। देखिए, वलयकूप का यूज को कहाँ करते थे? वलयकूप का यूज़ गुसलखानों में यूज करते थे इसको। ठीक है, और भी 2-3 जगह का काम है वहाँ पे। देखिए, नहाने के लिए, कपड़े धोने के लिए, सिंचाई के लिए, जल निकासी के लिए। ठीक है, हाथ से के सोने, चांदी, टीन के बने होते थे। हाथी के दांत के ये नहीं बने होते थे। ठीक है, वलयकूप तो सिंचाई के लिए यूज नहीं होता था शायद। ठीक है, जल निकासी के लिए यूज करते थे, कपड़े धोने के लिए यूज करते थे। यहाँ पे कुछ टाइम पीरियड दिया गया है संगत साहित्य की रचना के बारे में। कब शुरू हुआ अरुकामेडु का पतन, मतलब अरुकामेडु का पतन मतलब पोर्ट कहाँ से कब तक चला था? यहाँ पे ये 2200 से 1900 साल पहले चला था इससे। देखिए, लोहे की शुरुआत कब हुई, लोहे का प्रयोग में बढ़ोतरी कब हुई, ये सब दिया गया है। तो गाइज, थैंक यू फॉर बीइंग विथ मी। आज का ये सेशन समाप्त हुआ। मिलते हैं अगले सेशन में अगले कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ों लेके। तब तक के लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छे से पढ़ाई करते रहिए।